नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम कवर करने वाले हैं जन्म कुंडली का अध्ययन किस प्रकार से करें, इसका भाग 2। इससे पहले हम भाग 1 अपलोड कर चुके हैं और मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति जन्म कुंडली शुरुआती दौर में सीखना चाह रहा है, इससे पहले वो भृगु संहिता का अध्ययन जरूर करें। हमारे चैनल में संपूर्ण भृगु संहिता जितनी वीडियो हैं, 1000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप अपनी कुंडली के अलग अलग लग्न के अनुसार जो ग्रह बैठे हैं उनकी प्लेसमेंट को आप सबसे पहले देखें और उसके बाद फिर आप तुलनात्मक दृष्टि पैदा करें। बिना तुलना के हम अपने बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन दूसरे के लग्न को नहीं पढ़ा है तो हम कभी भी कुंडली देखना नहीं सीख सकते हैं। तो ये तुलनात्मक दृष्टि बहुत ज़रूरी है और उसी तुलनात्मक दृष्टि को आधार बनाकर हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 2 चार्ट रखे हैं सामने। तो आप कुंडली में सबसे पहले क्या देखेंगे वो हम ऑलरेडी पुरानी वीडियो में बता चुके हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। हमारे दिमाग में जब तक 2 अलग अलग लग्न नहीं होंगे, दोनों का स्ट्रक्चर, सोचने का तरीका, तब तक आप जो भी कुंडली देख रहे हैं उसको पूरी तरह नहीं समझ सकते। उसके लग्न का स्वभाव, राशि का स्वभाव। मिसाल के तौर पर आपके सामने कन्या लग्न का चार्ट आ जाता है, क्लियर हो गया? तो कहते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है, लग्न की तुलना करनी आनी चाहिए। आप किसी जातक को कन्या लग्न के बारे में समझाना चाहते हैं तो भी आपको तुलना करके बताना होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको याद रखना होगा कि किस प्रकार के लोग हो सकते हैं, ये जातक किस प्रकार का है। क्लियर हो गया? माने आप जो कुंडली देख रहे हैं वो कन्या लग्न की है, लेकिन आपने जब कभी भी कुंडली देखनी है तो सामने वाले के सामने एक तुलनात्मक अध्ययन पेश करना है कि भाई मेष लग्न में ये खूबी है, कन्या लग्न में ये खूबी है और ये कमी हो सकती है। जैसे कन्या लग्न बहुत ही प्रैक्टिकल राशि है। कन्या का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लड़की, याद रखिए कन्या यानी जो लड़की का जो अपने ब्रह्मचर्य का पालन करती है, अपनी वर्जिनिटी का पालन करती है, वो कन्या नियमों पर चलती है, क्योंकि ये बुध का इंटेलिजेंट फेस माना जाता है 6 नंबर। तो जो कन्या लग्न का जातक होगा बहुत प्रैक्टिकल होगा, बेमतलब का लड़ाई झगड़ा उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना जरूरी कि राशि क्या है। लग्न तो हो गया इसका कन्या, राशि, क्योंकि राशि तुलना भी हमें अगला स्टेप है राशि तुलना। तो राशि का अध्ययन किया हमने, मिथुन राशि कन्या लग्न। तो पहले लग्न तुलना, फिर राशि तुलना भी आपको आना चाहिए। फिर हमने दूसरा चार्ट, या हमारे मन में पहले से, या आपने जातक को जो समझाना उसके लिए आपने एक एग्जाम्पल के तौर पर चार्ट लिया कि मेष लग्न नंबर 1 है। तो मेष लग्न और चंद्रमा बैठे हैं चतुर्थ भाव में कर्क राशि। मेष लग्न कर्क राशि, हमने सारे प्लैनेट नहीं लिखे हैं क्योंकि अभी हमें प्लैनेट की आवश्यकता ही नहीं, हमें खाली लग्न और राशि की आवश्यकता है उसकी तुलना करने के लिए। तो आप उसको बताएंगे कि कन्या लग्न वालों की सोच बड़ी प्रैक्टिकल होती है, वो कोई क्रांतिकारी बदलाव की बात नहीं करते हैं। और क्योंकि इसकी राशि भी उसी प्रकार के बुध के लॉर्डशिप में, क्योंकि बुध जो है बहुत बड़े क्रांति की बात नहीं करते हैं, जो सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसी में ये बढ़िया कार्यरत हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल राशि मानी जाती है बुध की दोनों ही राशियां, हालांकि ज्यादा सधी हुई राशि। इसको माना जाता है बुध का इंटेलिजेंट फेज, इसको माना जाता है बुध का रोमांटिक फेज है मिथुन राशि, इंटेलिजेंट फेज है कन्या राशि बुध का। तो अब आपको इसको तुलना करनी है। मेष लग्न अनुशासित, और ये हम कह सकते हैं ठीक है, ये क्रांतिकारी बदलाव की बात करते हैं एकदम। अगर ये आर्मी डिफेंस जैसे जगह पर हैं तो ये बहुत बढ़िया है, लेकिन ये सिविलियंस के बीच में जब कभी रहते हैं तो कई दफा इनको अपने उस गुण का अवगुण मिल जाता है। माने उसको जो गुण लगता है वो अवगुण की तरह समाज ट्रीट करता है। यार ये तो बहुत ज्यादा टाइम के पंक्चुअलिटी की बात करता है, हालांकि किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए इन गुणों की नितांत आवश्यकता है। लेकिन ये क्षमा करने के मूड में नहीं होते हैं और ये क्षमा कर देते हैं। क्लियर हो रहा है? तो आप खुद समझिए कि किस राशि का, अगर एक अनुशासित देश है और जहां समय एक एक सेकंड कीमती है, तो फिर वो अगर मेष लग्न जैसा व्यक्ति लीड करता है तो बहुत बढ़िया है।
लेकिन जैसे आजकल के अनुसार कहता है जी 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट मैं लेट हो रहा हूं, फिर भी उसको क्षमा कर देता है। इस प्रकार का स्वभाव कन्या लग्न के पास है। याद रखिए, राशि का और लग्न का दोनों की तुलनात्मक दृष्टि जरूरी है। राशि व्यक्ति का मन किस प्रकार से काम करता है, लग्न व्यक्ति का बॉडी स्ट्रक्चर और उसकी बोल्डनेस। याद रखिएगा, वो स्वयं क्या सोच रहा है, मन में क्या सोच रहा है, बड़ा प्रसन्न रहता है, क्योंकि ये बुध का ये वाला जो है बुध का रोमांटिक फेज माना जाता है मिथुन। और चंद्रमा भी हालांकि हास्य विनोद पसंद करना, तो कुछ कुछ राशि में समानताएं आ रही है दोनों की। लेकिन जहां हम लग्न तुलना की बात करते हैं, जो बेहद जरूरी है, मेष लग्न वाले को अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार होगा या इसके ऊपर भी 102 103 भी बुखार होगा, एकदम बोल्ड रहता है, जल्दी हथियार डालने वालों में से नहीं है मेष लग्न वाले। पता लगा अपने आप ही ड्राइविंग करके आ रहे हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर हैरान कहे थे आपको तो 103 बुखार है, और ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में ही कन्या लग्न वाले 100 में ही हथियार डाल देते हैं। उनको कोई साथ ले जाने वाला व्यक्ति चाहिए। अब आप खुद देख लीजिए किस चीज का फायदा किस चीज का नुकसान। कहीं ये हमें विशेष फायदा दिलाने वाला है 9 to 5 की जॉब के लिए, किसी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए लग्न से काम करना, निर्विवाद काम में लगे रहना, बेमतलब के क्लैश ना करना, कन्या लग्न की खासियत है। लेकिन हर जगह अनुशासन की बात करना, और अगर कोई उसके अंदर कमी है बॉस में भी, तो बॉस को भी टोकने की क्षमता, इस प्रकार की बोल्डनेस मेष लग्न वालों के पास है। तो जब तक तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा तब तक आप कभी भी जन्म कुंडली का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या करना है, लग्न तुलना। दूसरा स्टेप क्या करना है, राशि तुलना। तो यहां लग्न में बहुत बड़ा भेद दिखाई दे रहा है। ये इम्यूनिटी में भी थोड़ा कमजोर रहता है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग इम्यूनिटी रखता है मेष लग्न। ये जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा, हथियार नहीं डालेगा। और राशि तुलना जब हमने की तो काफी ज्यादा समानताएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बुध के जो बृहस्पति वाली क्वालिटी है वो कन्या में दिखाई देती है, लेकिन बुध के जो चंद्रमा वाली क्वालिटी, क्योंकि बुध आपको पता, अगर आपने ग्रहों की कथाएं पढ़ी, उनकी कहानियां पढ़ी हो, बुध का गुण दोनों से कुछ कुछ मैच करता है, चंद्रमा से भी और बृहस्पति से भी। तो चंद्रमा के तरह स्वभाव बुध का मिथुन राशि में दिखाई देता है, और बृहस्पति की तरह स्वभाव जो है वो कन्या राशि में दिखाई देता है। तो लग्न तुलना करनी है, राशि तुलना करनी है। उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद हमें देखना है कितने ग्रह उच्च के हैं, कितने नीच के हैं। याद रखिए 3-3 4-4 ग्रह अगर उच्च के बैठे हुए हैं तो ये भी कोई बहुत ज्यादा खुशी वाली बात नहीं है। कहता जी मेरी कुंडली में 5-5 उच्च के ग्रह हैं, बहुत ज्यादा आइडियल स्टेट जो है वो संसार के अनुसार प्रैक्टिकल नहीं माना जाता है। वो कोई बहुत बड़ा उच्च कोटि का विद्वान हो सकता है, लेकिन वो क्योंकि हम सब अपने आप को क्या मान रहे हैं, हम सब अपने आप को सेकंड क्लास और थर्ड क्लास मेंटेलिटी वाला मान रहे हैं, और कोई फर्स्ट क्लास मेंटेलिटी वाला जिसके 5-5 6-6 ग्रह उच्च के हैं, वो सामान्यतः एक दिखने में एक सन्यासी जीवन जैसा बिताएगा, बड़ा शुद्ध आइडियल जीवन बिताएगा। और आइडियल जीवन इस अर्थ के लिए बड़ा कठिन माना जाता है, क्योंकि आइडियल यानी 100% जो प्योर है वो कहाँ के लिए है, वो स्वर्ग के लिए है, वो मोक्ष के लिए, वो धरती के लिए नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि 2 ग्रह 3 ग्रह उच्च के इतना ही काफ़ी है, 5-5 6-6 ग्रह उच्च के इतनी कामना नहीं करनी है। तो उच्च के ग्रह देखिए भाई, जैसे बुध इसी राशि में स्वग्रही होता है, इसी राशि में मूल त्रिकोण होता है, इसी राशि में उच्च का होता है। तीनों का अंतर पता होना चाहिए कि उच्च का मतलब क्या होता है, मूल त्रिकोण मतलब क्या होता है, स्वग्रही मतलब क्या होता है। इसको समझना सबसे बढ़िया तरीका बुध ही है, क्योंकि बुध ही एकमात्र ऐसा ग्रह जो अपने ही घर में स्वग्रही होता है, अपने ही घर मूल त्रिकोण और अपने ही घर वो उच्च राशि का माना जाता है। देखिए अगर बुध के शुरुआती डिग्री इसको मिल रही है, शुरुआत की डिग्री इसको मिल रही है, तो ये इसी कन्या राशि में उच्च का माना जाएगा। और अगर कहीं ये 15 डिग्री के ऊपर चले गए हैं तो फिर ये
मूल त्रिकोण माना जाएगा, यानी वर्क ऑफिस। उच्च का मतलब क्या होता है? एक्साइटेड मूड, पूरी एनर्जी भरी हुई है, और प्लैनेट बहुत ज्यादा, आप क्या बोलते हैं, स्वाभिमान या अहंकार भी कई बार आ जाता है। उच्च के प्लैनेट अहंकार बढ़ाते हैं। ये बात भी एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि किसी कुंडली में 4-4, 5-5 ग्रह कई दफा उच्च के बैठे हैं तो आदमी को बहुत ज्यादा स्वाभिमान, बढ़ा हुआ अहंकार बन जाता है। माने स्वाभिमान अगर बढ़ जाए बहुत ज्यादा तो अहंकार का रूप ले लेता है। तो वो ध्यान रखना है कि बुध की डिग्रियों के एक्यूरेसी से तय होगा कि ये उच्च के बैठे हैं, मूल त्रिकोण के, या स्वग्रही। भाई जैसे अपने घर में 28 डिग्री का बैठा है तो ये कन्या राशि में स्वग्रही जैसा माना जाएगा, अपने घर जैसा माना जाएगा। और जो मूल त्रिकोण, इसका मतलब होता है ऑफिस एनवायरनमेंट, कि कोई व्यक्ति ऑफिस में ज्यादा फॉर्मल हो जाता है, ज्यादा कार्य दक्ष जो है, अच्छा काम करता है मूल त्रिकोण में। क्लियर होगा? तो वर्किंग एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा देगा मूल त्रिकोण। अपने घर की बात करनी है, कोई घर जैसा माहौल बनाना है तो स्वग्रही, और पूरी एनर्जी लगा देनी है, पार्टी टाइम, एक्साइटेड स्टेट, तो एक्सेल्ड होना चाहिए, उच्च का प्लैनेट होना चाहिए। तो उच्च के ग्रह देखिए, नीच के ग्रह देखिए। क्लियर हो गया? नीच के ग्रह भी बैलेंस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में सारे ही 5-5, 6-6 ग्रह उच्च के, एक भी प्लैनेट नीच का नहीं बन रहा है, तो फिर आप जमीन से जुड़े हुए नहीं होंगे। याद रखिएगा, नीच के ग्रह व्यक्ति को झुकना सिखाते हैं। क्लियर हो गया? तो कहते हैं इसका एक नाम होता है पूज्य है। अगर आप ज्यादा इस वर्ड पर स्ट्रेस डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भाई नीच के ग्रह को हम हमारे ग्रंथों में ये भी बोल देते हैं कि ये ग्रह पूज्य है। क्लियर हो गया? पूज्य माने वो जातक स्वयं वैसे एटीट्यूड का हो जाएगा, हाथ जोड़कर खड़े होने वाला हो जाएगा। अगर कोई ग्रह पूज्य नहीं है तो फिर वो हमेशा ही झगड़े के मूड में रहेगा, हमेशा अहंकार के मूड में रहेगा। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना है कि नीच के ग्रह और उच्च के ग्रहों देखिए कितने कितने हैं। उसके बाद चर और स्थिर राशियों का आकलन भी करना आपको। चर राशियां आप ध्यान रखनी है, मैंने पहले भी बताया है। चर राशियां मूवेबल साइंस होती हैं, 1, 4, 7, 10। याद रखिए, राशियां हैं ना कि भाव। मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये चर राशि हैं। अगर आपकी कुंडली में ज्यादातर ग्रह चर राशियों में बैठे हैं, अभी जैसे यहां पर मंगल बैठा हुआ है चर राशि में, चंद्रमा जो राशि का स्वामी वो बैठा है चर राशि में, शनि भी चर राशि में, बृहस्पति और शनि भी नॉट, यहां पर हम शुक्र लिख देते हैं। क्लियर? इसको शुक्र कर देते हैं, तो शुक्र भी अभी चर राशि में, और शनि यहां पर भी चर राशि में। तो जब चर राशि होती, कोई मूवेबल साइन होता है, तो ऐसे व्यक्ति के जो विचार हैं वो बदलाव पसंद करता है। अपने जो नियम है वो बहुत ज्यादा डायनेमिक, उसको लगता है कि नहीं इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है तो बदला जा सकता है। लेकिन अगर किसी की कुंडली में ज्यादातर ग्रह स्थिर राशि में है, स्थिर राशियां कौन कौन सी हैं? स्थिर राशियां हैं 2, 5, 8, 11। क्लियर होगा? 2, 5, 8, 11। तो अगर ज्यादातर ग्रह 2, 5, 8, 11, फिलहाल जो हमने एग्जाम्पल चार्ट लिया वहां वैसे कोई ग्रह नहीं है, लेकिन आप याद रखना, आपको ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है कि ज्यादातर ग्रह चर में है, स्थिर में है, या द्विस्वभाव में। तीसरी कैटेगरी क्या होती है? द्विस्वभाव। द्विस्वभाव एक प्रकार से कह सकते हैं मिश्रित सा फल देते हैं। ये कई दफा चीजों को स्वीकार भी कर लेते हैं, कई बार अड़ जाते हैं। और स्थिर वाले तो हमेशा ही रूढ़िवादी किस्म के माने जाते हैं। अगर आपकी कुंडली के 5-5, 6-6 ग्रह स्थिर राशियों में बैठे हैं तो वो ज्यादा नियमों में बदलाव पसंद नहीं करते हैं। भाई जैसे कहते हैं पूर्वाग्रह कि भाई ऐसा ही है समाज, वैसे ही चलना चाहिए, तो वो स्थिर राशियों में ज्यादा प्लैनेट आप देखेंगे। तो ये अगला विचार करना है कि ग्रह चर राशियों में ज्यादा है, स्थिर राशियों में ज्यादा है, या द्विस्वभाव में ज्यादा है। चर राशि यानी मूवेबल साइन में अगर होंगे तो आदमी समय अनुसार अपने सोच का दायरा बदलता रहता है कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार पुरुषों को ही समाज में वरीयता दी जाए, महिलाओं को भी दी जानी चाहिए। और स्थिर वाले कहेंगे नहीं, जो तय है वो तय है,
हमारे पूर्वजों ने कई चीज़ें जो तय कर रखी हैं उनको हम वैसे ही मानेंगे, बदलाव नहीं करेंगे। और जो मूवेबल साइंस हैं, इस मामले में आप इसको अच्छा कहें बुरा कहें, मिश्रित फल देते हैं, मिले जुले से। कई बार वो मान जाते हैं, कई दफ़ा हाँ अगले ही पल वो अड़ भी जाते हैं। तो 3, 6, 9, 12 यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इन राशियों में अगर आपकी कुंडली में ज्यादा प्लैनेट बैठे हैं तो मिश्रित स्वभाव फल होता है। तो अगला विचार ये करना है। और नेक्स्ट पॉइंट, तत्व राशि ग्रह। जिस राशि में कोई प्लैनेट बैठा है उस राशि का तत्व क्या है। अगर ज्यादातर जो प्लैनेट बैठे हैं उनके अग्नि तत्व हैं तो व्यक्ति बड़ा साहसी बात करने वाला, उस हाउस से संबंध कोई भी विषय होगा साहस, क्षत्रिय प्रधान। ज्यादातर प्लैनेट अगर उसके पृथ्वी तत्व राशि में बैठे हैं तो वो कहीं ना कहीं वस्तुओं के संग्रह की बात ज्यादा करेगा, क्योंकि मटेरियल गेन या पृथ्वी तत्व राशियों देखा जाता है। और अगर किसी की कुंडली में ज्यादातर ग्रह वायु तत्व राशियों में बैठे हैं, वायु तत्व राशि यानी जैसे 11 नंबर, फिर 7 नंबर, 3 नंबर, तो अगर सॉरी नॉट, इसमें देखिए 1, 5, 9 ये है अग्नि तत्व, ध्यान रखिए फायर, 1, 5, 9। फिर इसमें 2 इसको मानेंगे अर्थ साइन, 2 के बाद 6 और उसके बाद 10। क्लियर हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट है फिर एयर, वायु तत्व। पृथ्वी तत्व हो गया ये, अग्नि तत्व हो गया ये, उसके बाद है एयर। तो 3, उसके बाद 7 और उसके बाद 11। हाँ नहीं सही, हमने पहले सही कहा था, एयर 3, 7 और 11। और जो जल तत्व है, वाटर साइन है, वो कर्क, वृश्चिक और मीन। तो अगर आपके ज्यादातर प्लैनेट अग्नि तत्व राशियों में बैठे हैं तो तत्व राशि ग्रह का यही मतलब है कि ज्यादातर प्लैनेट कौन से तत्व को, अग्नि तत्व को, वायु तत्व को। अग्नि तत्व बढ़ाता है शौर्य, साहस, बल। तो वो प्लैनेट चाहे शुक्र भी हो, अगर अग्नि तत्व राशि में बैठा हो तो कहीं ना कहीं जो अपने आपके महिला संबंधी विषय हैं उसका जो साहस बहुत बढ़ जाता है, बहुत बोल्डनेस आ जाती है। और अगर शुक्र जैसा प्लैनेट जो उसका मूल स्वभाव है कलात्मक ग्रह है, तो अगर वो जल तत्व राशियों में बैठा है और कहीं वो पृथ्वी तत्व राशियों में बैठा है तो अच्छा मटेरियल गेन करेगा। और कहीं जल तत्व में बैठा है तो बहुत कलाकार आदमी, बहुत इमोशनली आदमी लोगों से जुड़ने वाला बन जाएगा, अच्छे कुटुंब की बात करेगा। तो ध्यान रखना है, पृथ्वी तत्व राशियां संग्रह की बात करती हैं, अग्नि तत्व राशि साहस की बात करती हैं, वायु तत्व राशियां बल की बात करती हैं। देखिए साहस और बल अलग अलग चीज है। कोई व्यक्ति बलशाली है लेकिन साहसी नहीं है, कोई ज्यादा बलशाली नहीं है लेकिन साहस भरा पड़ा है, क्योंकि वो फायर एलिमेंट, ये बातचीत में बड़े इनके वीर रस की प्रधानता होती है बातों में, चाहे शरीर ज्यादा बलिष्ठ ना हो। लेकिन वायु तत्व आप समझ सकते हैं, वायु या पवन देव तो बल की ही बात करेंगे। तो इस प्रकार की चीजों को देखना है। और अगर ज्यादातर ग्रह वाटर साइन में बैठे हैं, 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक और मीन में बैठे हैं, तो फिर वो बात करता है व्यक्तियों से इमोशनली जुड़ने की। भावात्मक रूप से बहुत आदमी मजबूत होता है। अगर ऐसा व्यक्ति कोई डॉक्टर, नर्सिंग उसमें चला जाता है, हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग इंडस्ट्री में कमाल कर देता है, ऐसे आदमी के हाथों में जादू होता है। यानी अगर कोई किसी को हील करना है, मालिश करनी है, इसको हाथ भर लगा दे, ठीक हो जाता है। बातों से व्यक्ति तुरंत किसी का कितना ही रौद्र रूप, गुस्सा दूर कर देता है। जल जो है, याद रखिए, जल अग्नि पर भारी पड़ता है। जल में अग्निदेव भी हैं और जल में वायुदेव भी हैं। कहते हैं वायुदेव और अग्निदेव के मिलन से जल देवता की उत्पत्ति हुई है। तो जल देवता बड़ा भारी पड़ता है। और इसको कहीं ना कहीं आप वर्णों से जोड़कर भी देख सकते हैं कि जो अग्नि तत्व है वो क्षत्रिय माना जाता है, और कहीं ना कहीं मटेरियल गेन का बात करने वाला जो
पृथ्वी तत्व है उसको हम एक वैश्य मानते हैं, और वायु तत्व क्षुद्र मानते हैं, और जल तत्व को हम ब्राह्मण मानते हैं। तो इसका भी विचार करना है, उसकी इस प्रकार की सोच होगी कि हम खाली ईश्वर को ही पाने की बात करने में लगे हुए हैं, ईश्वर तक पहुंचने की बात। तो ये ब्राह्मण वर्ण राशियों का गुण माना जाता है कि वो आप उसकी हर बात में कहीं ना कहीं ईश्वरीय संवाद झलकेगा। कहता जी कुछ बात कर लें प्रैक्टिकल थोड़ी संसार की, तो वो इन बातों में ज़्यादा नहीं उलझते हैं। फिर बात करते हैं जो शौर्य की, शक्ति की, क्षत्रिय गुण प्रधान, देश के लिए प्राण न्यौछावर कर देना। फिर बात करते हैं सेवा की, दक्षता की, ट्रबल शूटिंग, कोई भी किसी सर्वर में कुछ दिक्कतें आ गई हैं, सबसे जल्दी ट्रबल शूट करने की दक्षता है शूद्र राशियों में। किसी काम में मास्टर है शूद्र राशियां, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर छोटी से छोटी गलती पकड़ने की ताकत रखती हैं शूद्र राशियां। क्लियर हो गया? और इसी प्रकार से चीजों का एकत्रण करना और उनका अच्छा ढंग से सदुपयोग करना, दूसरों के भोजन आदि की व्यवस्था का ध्यान बनाए रखना, व्यापारिक दृष्टि बनाए रखना, वो वैश्य राशियों का गुण माना जाएगा। तो ये अपने दिमाग में देखकर तब कुंडली के अध्ययन को आगे बढ़ाना है। तो ये हमारी दूसरी क्लास रही जन्म कुंडली के अध्ययन के लिए, भाग 2। अगली क्लास में हम कहीं ना कहीं कुंडली के योगों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।